जुवेनियल काम क्राइम्स का तो ऐसा है कि आजकल एक्सपोज़र बहुत बढ़ गया है। अभी इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जितने भी मूवी थिएटर होते हैं, अंडर 18 होते हैं, उसमें आपको बच्चे मिलेंगे। उसके डायलॉग्स, उसके वीडियोज़, उसके ऑडियोज़, वो क्यों अंडर 18 रेट दिया है? ऐसे तो गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं था अंडर 18 रेट देने कि अलाउड है, नॉन अलाउड है। फिर भी लगता है कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, क्या समझेगा? अरे वो ही डायलॉग वो कल बोलता है। देखो बच्चा अपना है। आई अंडरस्टैंड थोड़ा-सा मोबाइल कभी चाहिए तो दे दो, पर उसका भी एक एज क्राइटेरिया होता है। 5 साल, 6 साल से पहले बच्चे को मोबाइल नहीं दे सकते। तो उसका ऑप्शन क्या है? बुक्स, उसको जो सामने दिखेगा वो लेगा। सिंपल सॉल्यूशन है, थोड़ा-सा एफर्ट शुरुआत में लगता है बिकॉज़ चेंज इज़ डिफिकल्ट, पर आप जब चेंज देंगे तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होके बाहर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए आज का हम पॉडकास्ट बड़े इंटरेस्टिंग वे में शुरू करते हैं। मैं आपको एक पहेली बताता हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मदर एक बच्चे की है, ठीक है, लेकिन काफी सारे बच्चे उनके पास आते हैं। ना वो टीचर हैं उन बच्चों की, और ना ही उन बच्चों के पेरेंट है। करेक्ट, कुछ और है। जानेंगे उनसे वो कौन है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। ये उन बच्चों के लिए फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है। जितना खुल के बच्चे उनसे बात करते हैं उतना वो आगे बढ़ते हैं, उतना वो फूल की तरह खिलते हैं। सो आइए आज हम एक ऐसी महिला से मिलते हैं जिसने कई सारे ऐसे गुलशन को बनाया है। छोटे छोटे बच्चे जो उनके पास आते हैं उनका उनका कैरेक्टर डेवलप किया है, उनका कॉन्फिडेंट डेवलप किया है। और शायद वो हम उन्हीं से जानेंगे, पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं, या उनका अपने फर्स्ट नेम से बुलाते हैं और उनको बड़े छोटे से नाम से भी बुला लेते हैं। तो ये बच्चों की अपनी एक कहानी है, अपनी एक दुनिया है जिसमें वो जीते हैं इनके साथ और ये भी जीती हैं उनके साथ। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको मिलाते हैं शिप्रा जी से। शिप्रा जी जो हैं ये एक एक्टिविटी सेंटर चलाती हैं जिसका नाम है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसकी पूरी कहानी, पूरी जर्नी हम इन्हीं के जुबानी सुनेंगे और एंजॉय करेंगे कि कैसे ये बच्चे इनके अंडर इन्फ्लुएंस होके आगे बढ़ते हैं। शिप्रा जी, हेलो एंड वेलकम, हाउ यू? थैंक यू, आई एम गुड। ओके शिप्रा जी, ये कहानी जो आपकी आप लेके आई हैं फर्स्ट स्टेप एक्टिविटी सेंटर से, हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य हैं। और आज हम जनरली देखते हैं कि बच्चे एक स्कूल के चार दीवारी के अंदर बंद के रह जाते हैं। तो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और पेरेंट्स के लिए, जो यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए, और जो वुड बी पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, हाँ। उनसे आपका एक्सपीरियंस जान के काफ़ी मज़ा आएगा। तो आई एम श्योर कि ये जो आपका पॉडकास्ट है वो बहुत अच्छा होगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मज़ा आएगा। और हम इसको आपसे आपकी कहानी सुनते हैं। तो शिप्रा जी बताइए कि आपका एजुकेशन क्या था? हाँ। कहाँ से आप, उसके बाद में लाइफ आपकी कैसे स्टार्ट हुई और आप इसमें कैसे आए? ये 3 पॉइंट्स मुझे थोड़े संक्षिप्त में बताइए। हाँ, तो मैं अपने बारे में आपको पहले बता दूँ कि मैं जब छोटी थी तब से मुझे बच्चों के लिए बहुत पैशनेट थी। तो जब कॉलेज में थी तब भी से मैं बच्चों को साथ शाम को टाइम स्पेंड करती थी। किंडरगार्टन स्कूल्स में जाती थी या बैक स्टेज उनको हेल्प करवाने जाती थी उनके ड्रामा या डांस के टाइम पे। तो जब भी उसके बाद मैंने पढ़ाई पे फ़ोकस ज़्यादा किया जो अब नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो मैंने एलएलबी किया, एमकॉम किया, इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट किया, ई-कॉमर्स किया, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट, फाइनेंस, डॉक्यूमेंटेशन सब किया। किसी के लिए कुछ और छोड़ देते लोगों के लिए? नहीं, बहुत इस डिग्रियों के बाद मुझे लगा था कि मुझे मेरा नॉलेज अप्लाई करना है, तो मैंने कॉर्पोरेट जॉब शुरू किया। आई सी। पहले मैं बैंक में थी, उसके बाद एक्सपोर्ट फर्म्स में जॉइंट हुई। अच्छा। बट जस्ट एग्ज़ैक्ट बिफोर 15 इयर्स, आज से बिल्कुल 15 साल पहले मेरी लाइफ चेंज हुई। मेरे बेटे की 15 साल पहले? एग्ज़ैक्ट 15 साल पहले अच्छा। मेरा बेटा बॉर्न हुआ। ओ,
आज के दिन आज ही के दिन था, आज उसी का बर्थडे है एंड ही इज अ लकी फॉर मी। जैसे आज उसका बर्थडे 15 साल पहले और मैंने ये फर्स्ट स्टेप का थॉट्स लाया और आज पॉडकास्ट पे 15 साल के बाद एग्जैक्ट वही पे आई हूँ मैं। अच्छा तो वही बोल सकते हैं, वही लकी है मेरे लिए। जी 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 और उसी ने मुझे थॉट दिया फर्स्ट स्टेप का, क्योंकि उसको जब मैं सोच रही थी किसी अच्छे स्कूल में डालने का, तब मुझे समझ आया कि कोई अच्छा स्कूल है ही नहीं। अच्छा मेजोरिटी इंस्टीट्यूट या तो फ्रेंचाइजी है या तो फिर वो मनी मेकिंग है, बिकॉज वहाँ पे वो लोग ज्यादा बच्चे को, कितने सारे बच्चे का एडमिशन्स लेते हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी क्लेम करते हैं कि हम लोग टीचर्स ज्यादा रखते हैं। अब टीचर्स कितने भी रख लो, पर आपका 1-to-1 अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो भी उसका जिसका मेन इंटरेस्ट हो, नो नहीं कि जो आपके यहाँ जॉब करते। जॉब वाले तो जॉब ही समझ के करते हैं, पर बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं और इनको साथ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। जी 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 जहाँ जहाँ हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, तब हम उन पे सोचते हैं कि ये हमारे ही बच्चे हैं, हम ही उनके पेरेंट्स हैं या दोस्त हैं या उनके गार्डियन हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे ही उनके ट्रीट करते हैं। तो शिप्रा जी, ये बच्चे फिर आपको क्या कह के बुलाते हैं? टीचर कहते हैं, मैम कहते हैं, क्या आपका नाम लेके बुलाते हैं, क्या कहते हैं? फनी सा क्वेश्चन है, बिकॉज कई बार मुझे पेट नेम से ही बुलाते हैं, खुद ही अपना पेट नेम दे देते हैं मुझे। शिपू करके भी बुला लेते हैं, कभी शिप्रा करके बुलाते हैं, कभी शिप्रा मैम करते हैं, कभी आंटी करते हैं, कभी दीदी करते हैं। उनके मन में जो आता है, और कोई नाम कांस्टेंट नहीं होता। मतलब आज शिप्रा मैम बोला, कल शिपू बोल दिया, ऐसा। तो उनको जैसे मैं कभी उनका क्लास लेती हूँ तो उनको लगता है कि अच्छा तो आप मेरे फ्रेंड हो आज, तो मैं आपके साथ फ्रेंडशिप शेयर करूंगा। अच्छा क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू देयर फ्रेंड्स, जी और उनके फ्रेंड नहीं आते तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। बोलते हैं अच्छा मैम आज ये मेरा फ्रेंड नहीं आया तो फिर मैं आज क्या करूंगा। तब मैं उनको जाके बोलती हूँ आज हम दोनों फ्रेंड्स हैं और हम दोनों वर्क करेंगे। तब वो मुझे अपने पेट नेम से बुलाना शुरू कर देते हैं। ओके ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट स्टेप एक्टिविटी जो आपने इसको नाम दिया है, हाँ, ये नाम कहाँ से सोचा आपने? फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या? बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे आते हैं, 2 से 5 साल के। अच्छा तो एक बात कह सकते हैं, उनका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड आउटर वर्ल्ड, जैसे वो अपने घर के बाहर रख रहे हैं वो पहला कदम। तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। तो ये पहला कदम है उनका बेस्ट वर्ल्ड की तरफ। तो इसके हिसाब से हमने उनका नाम फर्स्ट स्टेप सोचा है। ओके ओके ओके। तो ये बच्चे आके क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या उनके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पेरेंट्स तो कभी हमको मैजिशियन बना देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैम मेरे बच्चे को ये नहीं आता तो आप ये सिखा देना। फिर वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं 1 हफ्ते के बाद, मैम उनको अभी भी ये नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा एज का क्राइटेरिया रखो। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तो हर एक पेरेंट्स की अलग अलग बाद में होती बात है। करते हैं उसके बारे में। और बच्चों के नॉर्मली एक्सपेक्टेशन क्या होती है? बस मुझे खेलना मिलना चाहिए। ओ। बच्चों का कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होता। हमारा एक्सपेक्टेशंस होता है कि हमको बच्चों को कौन से एज में क्या क्या चीजें सिखानी है। जो हमको पता होती है कि 2 साल में बच्चों को हैंड आई कोऑर्डिनेशन आना ही चाहिए। 3 साल की एज में उनको इंडोर आउटडोर में कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उनका हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट होता है। 4 इयर्स की एज में हमको इतना पता होता है कि बच्चों को कौन सा स्किल्स पावरफुल है, उनके विजनरी स्किल्स पावरफुल है, जो नॉर्मली स्कूल्स में नहीं हो पाता है, बिकॉज स्कूल में इतना 1-to-1 इंटरेक्ट होता ही नहीं है। अच्छा बताइए, ये आप बच्चों को वो सारी पुरानी गेम सिखा खिलाते हैं, जैसे कंचे, फिर गिल्ली डंडा? हम लोग उनको सब सिखाते हैं, हम उनको लंगड़ी भी सिखाते हैं, बिकॉज लंगड़ी इज द बेस्ट कॉन्सेंट्रेशनल गेम दैट दे कैन एवर प्ले। ठीक है। उनको समझ आ जाएगा कि अगर लंगड़ी से हम एक पाँव पे कैसे बैलेंस कर सकते हैं और उस पे जंप करके कैसे दूसरे फ्रेंड्स को भी हम पकड़ सकते हैं। या फिर आप स्पिनिंग टॉप हम लोग जो खेल रहे थे, तो उससे भी उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है। तो हम ज्यादातर से तो पुरानी गेम ही खिलाते हैं। जैसे हम लोग कौड़ी खेला करते करेक्ट हैं, करेक्ट करेक्ट। तो कौड़ी से भी उनको वो ऐसे आवाज आएगी, समझ आएगी कि ओके कितने कौड़ी है, कि कैसे कैसे वो लोग ऐसे कैसे उनको शेक कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें भी हम लोग करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चे तो क्रिएटिव होते हैं, अपनी अपनी पोएम्स और पोइट्रीज बनाते हैं। हाँ, क्या आपके वहां पे भी बच्चे आके अपनी खुद की पोइट्रीज और पोएम्स बनाते हैं? खुद की पोएट्री में तो मैं बोलूँ तो बच्चे ऐसे सिंगिंग करते हैं, मेरे नाम लेके गाते हैं, शिप्रा मैम शिप्रा मैम शिप्रा मैम ऐसे करके। या फिर आज उनका कोई फेवरेट कलर उन्होंने रेनबो बनाया, जी। रेनबो 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 ऐसा करके वो लोग, जैसे उनको मेघधनुष, हम लोग जब एक्चुअली मेघधनुष होता है कभी भी स्काई में देखते हैं तो हम उनको दिखाने लेके जाते हैं। तो वो लोग वही सारी चीजें को बनाते हैं। या फिर उनके इमेजिनेशन स्किल्स बहुत पावरफुल होते हैं, स्टोरीज भी बहुत बनाते हैं।
मैं ये कहूँगी अगर इमेजिनेशन स्किल्स नहीं होती तो हमको आधी चीज़ें आजकल वर्ल्ड में भी नहीं मिलती। जैसे आप कोई भी कार्टून्स ले लो, मिकी माउस ले लो, डोनाल्ड डक ले लो, ये भी कभी किसी ने इमेजिन किया ही होगा। जब अगर ये नहीं बना होता, तो इमेजिनेशन के बगैर हो ही नहीं सकते और इमेजिनेशन सबसे पावरफुल आपके चाइल्डहुड में होती है। जैसे-जैसे आप बड़े होगे, आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना ज़्यादा शुरू करते हैं, तो आपके नेचुरल स्किल्स कम हो जाते काम हैं। हो जाती हैं। ठीक है। आपके यहाँ स्पेशल नीड्स वाले भी बच्चे आते हैं? स्पेशल नीड्स में तो मैं ऐसा बोलूँगी कि हर बच्चे का आप बोल सकते हैं कि स्पेशल नीड होता ही है। जैसे मैं कई कई बार बोल सकती हूँ बच्चा बहुत शाय है। स्पेशल नीड में एक बार डाल सकते हो कि बच्चा बहुत शाय है। तो एक बार ऐसा हुआ था एक एक पेरेंट ने बोला था कि मैम मेरी बच्ची तो बहुत शाय है, उसको थोड़ा-सा आप लाइव बनाओ या फिर वो बड़े आवाज़ से बोले। तो मैं पेरेंट्स को इतना बोलती हूँ जो उसका नेचुरल स्किल है वो कभी चेंज नहीं होगा और आप जितना उसको चेंज करोगे उसका कॉन्फिडेंस खराब होएगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें आगे उनको आएगी। आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टेज फ़ियर होता है। तो फ़ियर हम कम कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसा देते हैं जैसे हर 10-15 डेज़ में हम उनको एक स्टेज एक्टिविटी करवाते हैं। तो हम उनको माइक दे देते हैं एंड एक स्टेज देते हैं, अपने ही फ्रेंड्स हैं। पहली बार में तो वो नहीं बोलेगा, पर ये एक्टिविटीज़ हम बहुत रिपीटेटिवली जो नॉर्मली स्कूल्स क्या करते हैं एनुअल फंक्शन कर दिया साल में 1 बार और उनका काम हो गया। ऐसे बच्चों के साथ नहीं होता है। उनको कोई भी चेंज देना है तो वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी ही चाहिए। जी। आजकल पेरेंट्स का बच्चों की ओर ध्यान बहुत है और काफ़ी उनको जब वो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी क्लोज़ मॉनिटरिंग होता है। फिर भी जुवेनाइल क्राइम्स क्यों इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? आपकी क्या सोच है इसके बारे में? जुवेनियल काम क्राइम्स का तो ऐसा है कि आजकल एक्सपोज़र बहुत बढ़ गया है। अभी इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ जी। तो जितने भी मूवीज़ थिएटर होते हैं, अंडर 18 होते हैं उसमें आपको बच्चे मिलेंगे। उसके डायलॉग्स, उसके वीडियोज़, उसके ऑडियोज़ वो क्यों अंडर 18 रेट दिया है? ऐसे तो गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं था अंडर 18 जी। रेट देने कि अलाउड है, नॉन अलाउड है। फिर भी लगता है कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, क्या समझेगा? अरे वो ही डायलॉग वो कल बोलता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से चीज़ उनके लिए अलाउड है, नहीं है। दूसरा वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन से गेम्स मैं नहीं बोल रही हूँ कि मत दो, बट कौन से गेम्स खेल रहा है। अभी आजकल ज़्यादातर से गेम शूटिंग गेम आ गए हैं या फिर आप रेसिंग कार का ले लो। अभी आप देखो कार एक्सीडेंट्स, आज से 15 साल पहले था कार रेसिंग गेम्स अवेलेबल थे, तो अभी उसका क्राइम रेट आप देख ही रहे हो क्योंकि उनको वो फिक्शन और रियलिटी का डिफरेंस बचपन से ही कम हो गया है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो हिटलर जब थे, तो हिटलर ने अपने टाइम पे क्या किया था, उनको फाइट चाहिए थी, तो उन्होंने बच्चों के सारे खिलौने हटा के गन्स रख दिए। तो पहले से ही वो माइंडसेट क्रिएट हो गया था। तो यही सारी चीज़ें जो होती है, वो बचपन से डेवलप होती है। तो आप उनको कंस्ट्रक्टिव गेम्स दो। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ गेम्स मत दो, पर क्या देते हो? या फिर अभी आप यूएसए में देखो, फॉरेन कंट्रीज़ में देखो, ईज़िली वेपन्स अवेलेबल होते हैं। करेक्ट। और बच्चों को वेपन्स का मतलब भी नहीं समझ है। अभी वो छोटे थे तब तो टॉय गन से खेल रहे थे। अभी तो सीधा बड़ा गन आ गया। उनको यही नहीं पता, उनको तो कभी-कभी ये भी समझ नहीं आता, अच्छा एक लाइफ चली गई दूसरी आएगी। वो वीडियो गेम वाला थियरी उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड बिकॉज़ अब बचपन में जो होता है वो बड़े होके वो ही होता है। तो वो वीडियो गेम वाला थियरी वापस आता है उनके दिमाग में कभी। तो यही वजह है जुवेनियल क्राइम्स काफ़ी बढ़ गए हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो अभी-अभी कुछ 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे चेन्नई में एक फादर ने अपने बच्चे को काफ़ी टाइम अंदर रखी रखा हो। फिर गोवा में एक मदर जो थी कॉर्पोरेट लेवल की, उन्होंने अपने बेटे को मार दिया। तो ये सारे छोटे-छोटे बच्चे को का क्या दोष है? ये तो इतने बड़े लोग भी तो ये कर ही रहे हैं क्राइम्स। ऐसा क्यों? व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस अबाउट दैट? इसमें ऐसा है कि इंटरैक्शन बहुत कम है आज सोशली। आज बच्चा और मदर के बीच स्टोरीज़ या बातें बहुत कम हो गई है और या फिर उनको लगता है ये सिर्फ़ मेरा है बिकॉज़ इसके पीछे सिर्फ़ मैंने मेहनत किया है। ऐसे नहीं होता है। ये एक पूरा सोशल इम्पैक्ट है। तो ये सोशल बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अब ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो। अगर आपको भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि बच्चा नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं होता। बच्चे भी समझते हैं।
ऑफ कोर्स वो इतना डिटेलिंग या इतना क्राइम क्रिमिनल या आपको थॉट्स है, पर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो। सिंपली बच्चों का तो कोई फॉल्ट होता ही नहीं है। तो यही है कि पेरेंट्स भी तो क्राइम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। इसीलिए तो पेरेंट्स अगर जितना इंटरैक्ट रहेंगे या फिर उनको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो फ्रेंड्स या टीचर्स या किसी काउंसलर के पास जाके आप काउंसलिंग लो, तो थोड़ा सा आपका दिमाग में आपको समझ आएगा। बिकॉज मैं नहीं मानती, आपको हमेशा दो थॉट तो होते ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। कभी वो नेगेटिव थॉट ज्यादा इम्पैक्ट करता है तो किसी और का आप काउंसिल कर सकते हो। तो जो आपको लगता है, बिकॉज आपको तो पता होता ही आप नेगेटिव साइड जा रहे हो, तो दूसरों से बात करोगे तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा। तो मैं समझती हूँ कि इसमें काउंसलिंग पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं? हाँ, काउंसलिंग को तो मैं ऐसा बोलूंगी वो एक ब्रिज है, जी। जैसे मेरे और पेरेंट्स के बीच। आपने वो फेमस गुजराती कोट सुना होगा, पारकी माँ कान विंधे। उसका मतलब ऐसा होता है कि जब जब पराई इयरिंग, माँ। हाँ पराई माँ, तो जैसे कान का आप बुट्टी पहनाते हो या कुछ, या तो earrings। इयरिंग्स में रियल माँ कभी नहीं कर सकती, वो दूसरी, बिकॉज वो अपने बच्चे का पेन नहीं देख सकती। तो हमेशा मॉम्स को तो ऐसा ही लगता है मेरा बच्चा बेस्ट है, पर जब हमारे पास आते हैं, बिकॉज हमारे पास 20 बच्चे होते हैं, हमने सारे बच्चे को स्टडी किया हुआ होता है, और ऐसा नहीं है कि हम कंपेयर करते हैं, पर अगर उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज है, डिफरेंस है, या फिर ये पेरेंट्स भी नए पेरेंट्स हैं, उनको नहीं पता होता है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूं। तो जैसे हमारे पास आता है कि मैम ये बच्चा ना आजकल बहुत मारने लगा, तो मैं क्या करूं। तो ये हमको अच्छा लगता है कि आप आके हमसे क्वेश्चन करो, हमारे पास आपके अलावा कोई और सॉल्यूशंस होगा। तो इसका सॉल्यूशन एक तो पहला ऐसा होता है कि मैं पेरेंट्स को सिर्फ इतना बोलती हूँ, आपको लगता है कि अब आप मारता है और आप उनको बोलते हो, चिल्लाते हो कि ऐसा मत करो, या फिर आप पनिशमेंट देते हो, तो उसको लगता है मुझे अटेंशन मिलती है, तो इसीलिए ये चीज ज्यादा हो रही है। आप तो पहला अटेंशन देना बंद कर लो, उसने मारा आप रिएक्ट ही मत करो। अगर किसी को लगे नहीं चोट या थोड़ा थोड़ा छोटू चोट, आप रिएक्ट करना बंद करोगे ना, तो उसको लगेगा ये चीज इतनी बड़ी नहीं है, तो थोड़ा बड़ी तो है पर उनको दिखाना नहीं है। तो जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसका सॉल्यूशन अलग अलग होता है, जो मैं पेरेंट्स को कभी गाइड कर सकते हैं। ठीक है। और एक पेरेंट्स का सबसे बड़ा ये होता है कंपैरिजन। मेरा बच्चा, अच्छा तेरा ये फ्रेंड है, वो क्लास में फर्स्ट आ गया, वो स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ गया। होता हमारे टाइम में भी ये था, ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, और हमने भी अपने बच्चों के साथ ऐसा किया है। ये नहीं मैं मानता कि हमने नहीं किया है, लेकिन आज जो उसकी वो है प्रोपेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हाँ, वो एक्चुअली बात सही है, बिकॉज अब पेरेंट्स के ना एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है। उनको चाहिए मेरा बच्चा ऑलराउंड, मतलब वो स्टडीज में भी फर्स्ट रैंक लेके आए और स्विमिंग में भी मेडल लेके आए और चेस में भी आए। अरे आप बच्चों को ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस ही रहने दो। अगर वो एवरेज पेस पे चल रहा है, ठीक है, चल तो रहा है, आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत किया करो। है। मैं एग्जांपल दे सकती हूँ बहुत सारे लोगों का, जो 9th या 10th या 12th तक उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे, पर अभी भी लाइफ में बहुत बेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब कोई रियल में एग्जांपल बताओ, तो अगर पेरेंट्स की अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 5 सब्जेक्ट्स है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, या मैथ्स है। अगर बच्चा मैथ्स में अच्छा कर रहा है और हिंदी में वीक है, तो हिंदी की ट्यूशन लगा देंगे। मत करो हिंदी की ट्यूशन की, उसको जरूरत नहीं, उसको इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो उसको लॉजिकल स्किल्स पावरफुल करो। ठीक है, लैंग्वेज साइड में रख के उसको लॉजिकल फोकस करो, या पूरा उल्टा कर दो। अगर उसका हिंदी अच्छा है तो उसका लैंग्वेजेस बहुत पावरफुल, उसको लिटरेचर में डालो, उसको लॉजिकल मैथ्स की ट्यूशन में मत डालो, उसको जो पसंद है उस पे ज्यादा फोकस करो। अगर हम ये नहीं करते तो आज हमारे पास सचिन तेंदुलकर नहीं होता। सही बात है। ठीक है। और ये भी देखा गया कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, चंचल हैं, यू नो, उनकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं होती, तो फिर वो और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे मार-धाड़ और ये सब करते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या आपके पास? अब मेरे पास हाइपर एक्टिव किड्स इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग। पेरेंट्स के लिए शायद वो परेशानी लगता है क्योंकि वो रात को थक जाते हैं उनको रख 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 के, पर मैं ऐसा समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज उनके पास अपनी थिंकिंग स्किल्स है। अगर
एक एक्टिविटी छोड़ के वो तुरंत दूसरी एक्टिविटी में लग जाएंगे, फिर तीसरे। आप उसको यूटिलाइज करो। यूटिलाइज कैसे करो? उसको घर के काम में हेल्प लो। तो जैसे वो बिजी रहेगा, उसका एक्टिवनेस को एक चैनल मिलेगी। या फिर उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ज्यादा डालो, अगर हाइपर है तो वो थकेगा, या फिर उसके स्किल्स उसमें बाहर आएंगे। जैसे आई एम श्योर सचिन तेंदुलकर की माँ ने सोचा होगा कि ये बहुत हाइपर है, इसका तो पूरे टाइम घर पे दौड़ता रहता है, तो उसने जाके क्रिकेट में डाला, तब हमको जाके मास्टर ब्लास्टर मिला। तो उसका एक्टिवनेस को यूटिलाइज करो। जैसे यूटिलाइज करोगे, उस आपको प्रॉपर चैनल मिलेगा और बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से होगा। हाँ, पर आपको उसको ज्यादा फ्री रखोगे या आप खुद ही थक जाओगे, तो बच्चे का डेवलपमेंट उधर ही स्टॉप हो जाएगा। इशू तो यही आ रहा है मैम कि पेरेंट्स खुद बड़े थक जाते हैं, हाँ, क्योंकि आजकल जो लाइफ है उनकी, जॉब करते हैं दोनों, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, ऑफिस का अपना स्ट्रेस अलग से होता है, हाँ, जॉब और असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के उनके अपने डेडलाइंस होती हैं, हाँ। राइट? इसमें बेचारा बच्चा पिस जाता है। बात तो सही है, पर उसमें क्या है कि अभी क्या जो इसका क्राइटेरिया है, दोनों पेरेंट्स का अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। जैसे आप कितना टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप फिक्स शेड्यूल बनाते हो कि मुझे 10 to 6 ऑफिस जाना ही जाना है, ऐसा एक फिक्स शेड्यूल बनाओ कि 6 to 9 मेरे बच्चे के साथ ही रहूंगी। उस टाइम आप बच्चे के साथ खेलो या बुक्स पढ़ो या उसकी होमवर्क में हेल्प करवाओ, या फिर उस अगर आपको भी घर का काम है तो उसकी हेल्प उसमें लो। तो दोनों साथ रहो और खुद स्टोरीज बनाओ। जितना इंटरेक्ट रहोगे, आपको उनका डेली स्केड्यूल भी पता चलेगा, उसका माइंडसेट भी पता चलेगा। बच्चों को भी आजकल पीयर प्रेशर बहुत होता है, स्कूल से, फ्रेंड से होता है, स्कूल से होता है। तो आप उसे बात करोगे, उन लोगों को भी बेटर फील होएगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली डिवाइड कर लोगे तो थकान नहीं होगी। इट इज नॉट सिर्फ मदर या फादर की, दोनों भी इक्वली कर सकते हो। जैसे आज कोई एक थका है तो दूसरा थोड़ा टाइम ज्यादा दे देगा। तो सॉल्यूशन यही है, बच्चा अपना ही है। एंड इट इज अ गुड, जब वो बड़े होते हैं तब हम खुद ही मिस करते हैं। तो अच्छा है ना, जब छोटे हैं तब से उनसे साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर ले हम। सही है, सही है, सही है। आजकल ये भी तो देखा गया मैम कि जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं, उनके बीच का कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। हाँ। ज्यादातर बच्चों को टॉयज ला के दे दिए जाते हैं, ठीक है ना, गेम्स जैसे आपने कहा वो ला के दे दी जाती हैं, और उनकी सारी फरमाइशें पूरी कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को अपने से दूर ही पाते हैं, अपनापन नहीं ला पाते। इसके लिए आप क्या उन पेरेंट्स को सजेस्ट करेंगे? मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगी, अपना डेली रूटीन सबसे पहले, बच्चे आर गुड इमिटेटर्स। आप जो करेंगे ना वो ही करेंगे। तो अगर आप बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे, आज आपने क्या किया, आज आपने कैसे किया, क्या खाया, बच्चे शायद जवाब देना नहीं पसंद। इससे अच्छा उल्टा करो, अपना बताओ, आज मैं ऑफिस गई, आज मुझे मजा आया, आज मैंने इतना इतना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया। जब अपना शेयर करोगे तो बच्चा भी अपना शेयर करना शुरू कर देगा। ओके। सो दिस इज अ गुड वे। आप बच्चे के साथ ज्यादा, हम भी बच्चों के साथ क्लास में यही ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं। हम भी उनको अलग अलग स्टोरीज सिखाते हैं, हम उनको बर्थडे का भी स्टोरीज बना के सिखाते हैं, तो उनको समझ आता है कि बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। या किसी भी चीज हमको बच्चे को कन्वे करनी है या सिखानी है, तो बच्चा घर जाके हमेशा वही बोलता है, हमने सिर्फ खेला। पर खेलने के साथ कितना किया वो हमको ही पता होता है। पर वो कैसे आप उसको अडॉप्ट करवा सके उनको। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट गैजेट आ गया है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, हाँ, और हर चीज में बच्चे के हाथ में वो दे दिया जाता है। हाँ। उसको खाने के टाइम में वो चाहिए, उसको सोने के टाइम में वो चाहिए। तो पेरेंट्स अपने आप अपने को दूर कर रहे हैं बच्चों से। आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे? मैं पेरेंट्स को इतना बताऊंगी कि देखो, बच्चा अपना है। आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मोबाइल कभी चाहिए तो दे दो, पर उसका भी एक एज क्राइटेरिया होता है। 5 साल 6 साल से पहले बच्चे को मोबाइल नहीं दे सकते। तो उसका ऑप्शन क्या है? बुक्स, उसको जो सामने दिखेगा वो लेगा। बच्चे का एक सिंपल सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पे ये ग्लास पड़ा होगा तो बच्चा ग्लास ही उठाएगा। अगर सामने मोबाइल पड़ा होगा तो मोबाइल उठाएगा। पहले आप खुद कम करो। अगर आप कम करोगे तो बच्चा खुद ही कम कर लेगा। आप उनके सामने बुक्स रीड करना शुरू कर लो, वो भी बुक्स रीड शुरू कर देंगे। या फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं खाता, तो खाने के टाइम पे उसको स्टोरी सुनाओ, सोने के टाइम पे स्टोरी सुनाओ। वही स्टोरीज वो जाके खुद ही वही बुक
फ्री टाइम में फिर पढ़ना शुरू करेगा। तो ओके सिंपल सॉल्यूशन है, थोड़ा सा एफर्ट शुरुआत में लगता है बिकॉज चेंज इज डिफिकल्ट, पर आप जब चेंज देंगे तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होके बाहर आएगा। फाइन, काफी कुछ हमने समझा। अब मुझे फर्स्ट स्टेप एक्टिविटी में किस तरह की एक्टिविटीज आप बच्चों को करवाती हैं? फर्स्ट स्टेप पे हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करवाते हैं। मोस्ट फोकस हमारा होता है कोऑर्डिनेशन। जैसे मैंने आपको सिखाया हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, तो हम उनको एक सिंपल सी चीज या फिर लिसनिंग स्किल्स होती है। जैसे एक सिंपल सी चीज का एग्जांपल बताऊं मैं आपको, हमने अभी अभी रिसेंटली वो एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जो पुराने टाइम पे होते ही थे। हम बेल बजाते 1 2 3, बच्चा सुनेगा, सिर्फ पीछे से बजाएंगे एंड वो देख बोलेगा कि मैंने कितने बेल्स बजाए हैं। तो ये स्किल्स जितने पावरफुल होंगे तब जाके बड़े स्कूल्स में मैम को सुनेगा, वो फोकस हो जाए। फोकस हो जाएगा, मैम को सुनेगा। ये एक बहुत सिंपल से है। या फिर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, तो जैसे बोर्ड से कॉपी करना है तो हम बच्चों को थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाएंगे एंड देन दे उसको हम हाइड कर देंगे। बच्चे खुद वो ड्रॉ करेंगे अपने पेपर पे, जो समझ आया, कभी खराब किया कभी अच्छा किया, सेम नहीं किया, फिर हम उनको बोलते हैं अपने हिसाब से कलर्स डालो। देन वी विल नॉट टेल कि कौन से कलर्स डालने हैं। तो फिर उनका इमेजिनेशन भी शुरू हो जाएगा कि अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। ओके तो हम उनका नेचुरल स्किल्स यूज करके हम उनको एक चैनल देते हैं। अच्छा, आई एम श्योर कि आपके पास शाई बच्चे आते होंगे, थोड़े डरे हुए से बच्चे आते होंगे। उनको कैसे आप ओपन अप करवाती हैं? उनमें कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं? उनमें उनमें कैसे बिलीफ सिस्टम्स आप डालती हैं? उनको सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे उनका मैनेज करवाती हैं? जैसे शाय बच्चे होते हैं ना, वैसे ओवर एक्सप्रेसिव बच्चे भी होते हैं। तो हम उनका ग्रुप ऐसे सेट करते हैं कि शाय एंड ओवर एक्सप्रेसिव साथ में बैठेंगे और हम उनको ग्रुप एक्टिविटीज ज्यादा देते हैं। जैसे उनको हम 2 बुक्स देते हैं, अच्छा। एक शाय बच्चा बैठा है, एक ओवर एक्सप्रेसिव बच्चा बैठा है। दोनों ने एक बार बुक पढ़ लिया, फिर हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ आप एक्सचेंज करो। अभी वो बुक एक्सचेंज करेगा और फिर हम बोलते हैं कि आपने बुक में क्या देखा वो अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन दो। पहले तो ओवर एक्सप्रेसिव बच्चा एक्सप्लेन करेगा, शाय बच्चा नहीं करेगा। पर जैसे वो उसका फ्रेंड बन जाएगा, शाय बच्चा भी थोड़ा ओपन अप होएगा, तो इससे शाय बच्चा भी ओपन अप होएगा। मे बी थोड़ा लिमिटेशन के साथ कि सिर्फ अपने सर्कल में, पर वो ओपन अप होना शुरू होता है। ठीक है। और घर पे क्या-क्या एक्टिविटीज आप पेरेंट्स को सजेस्ट करती हैं बच्चों के लिए? बच्चों को तो मैं बहुत सारे एक्टिविटीज घर पे सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को। जैसे हर एक एज क्राइटेरिया पे हर एक चेंजेस आते हैं। जैसे बच्चा बहुत छोटा है, 3 या 4 साल का, आप उससे फ्लेमलेस कुकिंग करवाओ। जैसे आप घर पे ढोकला बना रहे हो तो उसको शेपर्स दे दो, वो खुद से उसका शेप बना के निकाल के खुद खाना सीखेगा। या फिर सैंडविचेस बना लो जिससे सेफ है। अभी वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होएगा तो उसको क्लोथ्स फोल्ड करना सिखाओ। या फिर आयरन में भी मैं बोलती हूँ, स्टीमर आता है, उसका खुद यूनिफॉर्म स्टिंग करके उसको सिखाओ। इंडिपेंडेंट भी बनेगा, रिस्पॉन्सिबल भी बनेगा, चैनलाइज भी होएगा। और जब बड़े होते, इससे ज्यादा बड़े, तब मैं बोलती हूँ आप बैंक लेके जाओ, अकाउंट खुलवाओ। जो हम नॉर्मली इतने छोटे बच्चे को भी बैंक्स लेके जाते हैं, और बैंक्स में उनका कैसा कैसा डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे वो लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, या फिर कैसे उनका लॉकर सिस्टम होता है, जितना वो समझ सकते हैं अपनी एज में वो हम तब सिखाते। बड़े होंगे तो अकाउंट ओपन करवाओ, खुद से डिपॉजिट करवाओ। अभी तो 13 इयर्स प्लस में बैंक बहुत सारे एडवांटेजेस देते हैं, जैसे उनका खुद का एक डेबिट कार्ड देती है जिसमें मिनिमम बैलेंस अमाउंट होता है, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो लोग वो भी करते हैं। उसके बाद अगर 18-20 इयर्स का होता है तो घर का फाइनेंस दो, घर का ग्रोसरी लेने भेजो, वो फाइनेंस और ग्रोसरी मैनेज करते सिखाओ। जितना आप बच्चों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाओगे, इंडिपेंडेंट बनाओगे, चैनलाइज होगा और घर के एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करेगा। वो ठीक है। खुद का इम्पोर्टेंस उसको दिखाओगे तभी उसको पता चलेगा। तो मैम आप जैसे 5th 5 साल तक के बच्चे रखते हैं, हाँ, उसके आगे क्या? पेरेंट्स के लिए आई एम श्योर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। काउंसलिंग उसके बाद भी करते हैं। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो उनके बच्चा 14 इयर्स का हो गया है, 18 इयर्स का हो गया है, कि मैम हम उसको कैसे करें, ये प्रॉब्लम्स आती है। तो मुझे हमेशा पता होता है, बिकॉज मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मेरा बेटा भी 15 साल का है।
तो मुझे भी कभी किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है और वैसे ही बाकी लोग भी मेरी हेल्प लेने आते हैं। अच्छा। और हम लोग बीच-बीच में जब मेरे पास मुझे थोड़ा-सा टाइम का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं बच्चे को कैटर नहीं कर सकती। पर हम लोग वैकेशन में बच्चों के एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। अच्छा। जैसे एक एक्टिविटी हमने प्लान किया था अहमदाबाद डे, बिकॉज़ उसमें 5 दिन का एक्टिविटी था। हम 5 डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अहमदाबाद उनको लेके गए थे, जिसमें 2 हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस थे जो इसके माँ-बाप ने भी आज तक नहीं देखे। हमने तो मैम सुना है, अडाला जवाब तो हम कभी लेके ही नहीं गए। या फिर कोचरब आश्रम तो क्या है हमने सुना है। हम नॉर्मल गांधी आश्रम देख के आए पर कोचरब आश्रम तो हमको नहीं पता उसमें क्या होता है। फिर हम उनको 2 एंटरटेनमेंट ज़ोन में लेके गए। जैसे हम उनको रेडियो मिर्ची भी लेके गए थे। उनके ऑफ़िस में हमको दिखाया कि वो लोग कैसे काम करते हैं, कैसे आरजेस काम करते हैं बिकॉज़ वो लोग रेडियो पे हमेशा सुनते हैं। एंड फिर एक आइसक्रीम फैक्ट्री लेके गए बिकॉज़ उनको आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो ये कैसे बनती है? तो ये सारे स्किल्स भी हम लोग उनमें मेंटेन रखते हैं पर हमारे पास जिस हिसाब से टाइम होता है उस हिसाब से। या फिर कभी अगर हमको एक्सपेरिमेंट्स चाहिए तो मैंने एक 5 दिन का वर्कशॉप किया था जिसमें साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हम सिखा रहे थे। तो आप सिर्फ थियोरी साइंस पढ़ते हो पर ये मिक्स करने से क्या होता है या फिर कितने-कितने चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से भी हम लोगों को सिखाते हैं। ओके। तो अगर हम देखने जाएं तो 15 साल पहले आपने स्टार्ट किया और कुछ 20 25 50 बच्चे आप साल में कर लेते हैं, ठीक है ना? तो मान के चलें कि आप कम से कम 1500 से 2000 या कुछ ज़्यादा बच्चों की लाइफ को टच कर पाई होंगी। हाँ, हमने बहुत सारे बच्चों की लाइफ को टच किया है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज तक कभी भी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला है। ओके। बिकॉज़ पेरेंट्स के साथ अभी भी हमारा टच है। जैसे मैंने बोला काउंसलिंग करते हैं, तो अगर वो पेरेंट वापस आता है, तो ऑब्वियस है कि उनको मेरे से प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनफैक्ट उनको लगता है कि वो चैनल अच्छा हुआ है, तभी वो लोग वापस आके हमसे काउंसलिंग वापस भी माँगते हैं। एंड एक बार क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि वो बच्चे एक बार सेंटर में आते हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं। तो हमको भी ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत हमने की है, प्लीज़ आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, हमको आकर पूछो बिकॉज़ हमको उसका बेस पता है, हमको उसका माइंडसेट पता है, तो हम आपको इस हिसाब से गाइड कर सकते हैं। जी। तो आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं शिप्रा जी। और व्हाट आई कैन सी पिछले आधे घंटे पौने घंटे से मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो एक बच्चे की एनर्जी आप में अभी भी है। जैसे आप उसकी एनर्जी लेके आई हैं और यहाँ पे आप उसी एनर्जी से बात कर रही हैं। क्या होता है, ऐसा होता है? हाँ, बच्चे जो वाइब्स देते हैं जी। हमको, वो मुझे कभी लगता है मेरे लिए भी थेरेपी है। अभी कभी जैसे कभी थोड़ा-सा छोटा-सा वेकेशन आ गया या जैसे समर ब्रेक आ गया, तो ये बाकी के एक्टिविटीज़ में समर ब्रेक में मैं कर ही लेती हूँ बिकॉज़ बच्चों के साथ अभी ऐसा हो गया है कि हम भी नहीं रह पाते हैं। बच्चे भी हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं। जैसे कभी सबको सोशल बर्डन होता है या कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता, तो बच्चे सिखाते हैं कि साइड छोड़ो और अपने लाइफ का मज़े करो। बच्चों को आप कभी भी नहीं देखोगे 10-15 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके रोया है। वो उसको फिर छोड़ के दूसरे चीज़ पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ही सिखाते हैं, हम खुद भी बच्चे से बहुत सीखते हैं कि कैसे लाइफ को आगे लेके जा सकते मैं हैं। आप में वो एनर्जी आई कैन सी दैट, मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी वो एनर्जी। ठीक है, बच्चों की एनर्जी जो है आप में और काफी। एक प्रॉब्लम्स पेरेंट्स मेरे पास बहुत लेके आते हैं, वो होता है आजकल के जनरेशन में होता है लेट स्पीच। हम्म, तो जो ये लेट स्पीच का प्रॉब्लम है वो मैं पेरेंट्स को स्पेशली एड्रेस करना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हम फॉरेन को फॉलो कर रहे हैं। ओके। तो ये इसका मैं ऐसे एग्जांपल दूँगी आपको कि अभी बच्चा जब बॉर्न होता है ना, तब उसको पहले से लैंग्वेज बैरियर में डाल देते हैं कि अगर मैं घर पे इंग्लिश बोलूँगी तो ये इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। तो पेरेंट्स घर पे इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सोचना भूल जाते हैं कि हम खुद हमारा टोनल लैंग्वेज जो हमारा हिंदी, गुजराती या जो भी है दैट इज़ अ टोनल लैंग्वेज, वो भूल जाते हैं। उसका मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल बताती हूँ। तो जैसे हम क, ख, घ, ध, च, छ बोलते हैं, तो ये जो हमारा वोकैब्युलरी है, तो क, ख, ग उसमें कहीं पे भी आपका टंग ऊपर टच नहीं होगा। तो ये जो टंग ट्विस्टर होता है ना, वो अपनी लैंग्वेज में है जो एबीसीडी में नहीं है। तो बच्चों इसकी वजह से फॉलो नहीं कर पाते। जैसे च, छ, ज बोलते हैं तो उसमें अलग तरीके से ही अपना टंग अलग ट्विस्ट होके टच करेगा। अगर आप ये रूट्स उनको दोगे तो ये प्रॉब्लम उनका सॉल्यूशन है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है,
एनिमल साउंड्स, जब हम छोटे थे तो एनिमल्स की आवाज निकाले, या फिर बोलेंगे कि शेर कैसे आवाज करेगा, तो इससे उनका स्वर पेटी यूज होता है। जी। या फिर कुकड़े कुक बोलो, या फिर पिकॉक कैसे आवाज करेगा, ये सब जब हम बोलते हैं तो बच्चे का स्वर यूज होता है, हम्म, और इसी की वजह से बच्चे बोलना शुरू करते हैं। अगर हम यही सारी चीजें, और सबसे फनी बात बताए तो ये है कि ये फॉरेन वाले अपनी ही चीज, फॉरेन का कपड़ा पहना के हमको वापस देते हैं। जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है वो है फोनिक्स। फोनिक्स में क्या होता है कि जैसे ए बी सी डी है ना, वो लोग वैसे नहीं सिखाएंगे, सिखाएंगे अ ब क ड। तो यार अपना ही लैंग्वेज आप हमको सिखा रहे हो उनके टर्म्स में। इससे अच्छा पहले अपना लैंग्वेज सिखाओ। वो लोग स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश तो आगे जाके वैसे ही सीख जाएंगे। आजकल अपने कितने सुनते हैं कि जर्मनी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो यहाँ से जर्मन सीख के जाते हैं, या फिर फॉरेन जाते हैं तो वहां पे स्पेनिश जाते हैं, तो वो वैसे भी सीखेंगे, पर पहले उनको एक्सप्रेस करने दो, उनको बोलने का थोड़ा सा आजादी दे दो, उसके बाद आप लैंग्वेज बैरियर डालेंगे। अगर ये नहीं करोगे ना तो आधे से ज्यादा स्पीच का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता क्या पुराने जमाने के समय में बच्चों को किचन लैंग्वेज सिखाओ, तो जो मदर की जो लैंग्वेज है, है। हाँ जो आपस में सास बहू बात करती हैं या माँ बेटी बात करती हैं, या हाँ किचन में बैठ के, तो बच्चा किचन में बैठा रहता था, तो हाँ माँ अपना काम करती रहती थी और वहीं पे वो लोग आपस में बातें करते हाँ, थे, और वो लोग सुनते थे। सुनते थे। कभी कभी आप अपना खुद को भी याद करोगे ना, अच्छा मैंने ये वर्ड कहाँ सुना, मुझे ये वर्ड आता है, कैसे आता है, आपने भी बचपन में कहीं सुना होगा वो। जी, जी। ठीक है शिप्रा जी, अब ऐसा हुआ कि हमने ना आपके बारे में बताया था हाँ लोगों को ऑनलाइन, तो कुछ एक पेरेंट्स के कुछ सवाल आए हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम पेरेंट्स के नाम नहीं लेंगे, ऑब्वियस रीजन है, और हो सकता है कि ये काफ़ी सारे पेरेंट्स के ये सवाल होंगे। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम अच्छा आपसे पूछते हैं, तो आप जवाब दीजिए, एंड आई एम श्योर कि पेरेंट्स सुन रहे होंगे या जब भी वो वॉच करेंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। बच्चे को इंडिपेंडेंट, बचपन में इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज, और ये सवाल अलग अलग तरीके से हमारे पास आया है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है हाँ, कि बचपन में बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं। सिंपल सॉल्यूशंस है, उनके प्रॉब्लम्स को उनका स्ट्रेंथ बनाओ। ये चीजें मैं थोड़ा एग्जांपल देके जी आपको प्लीज, प्लीज। एक्सप्लेन करूंगी। जी। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि मैम मेरा बच्चे का स्लीप बहुत लाइट स्लीप है, हम्म, मतलब थोड़ी सी भी आवाज आती है ना तो वो उठ जाता है, तो हम क्या करें। कोई बात नहीं, उसको बचपन से अलार्म लगाना सिखा दो, खुद ही उठ जाएगा अलार्म से। आपकी आपको जो सुबह उठाने का स्कूल का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लो। या फिर बोलता है कि मैम मेरे बच्चे ना हमेशा मेरे साथ इतने महंगे महंगे टॉयज लाके दूं, फिर भी आके तो वो किचन में ही खेलता है। तो फिर मैंने बोला बेस्ट है उसको कुकिंग सिखा लो, उसको फ्लेमलेस कुकिंग। मैं कभी नहीं बोलूंगी अब गैस और ओवन 8 साल से 10 साल से पहले सिखाओ, पर उससे पहले बहुत सारी चीजें खुद बना सकता है, तो उसको कुकिंग सिखा दो। तो उसके स्किल्स को ही उसको यूज करो पॉजिटिव वे में। या फिर बोलता है कि मैम उसको ना वाटर बहुत पसंद है, पानी देख के दौड़ने लगता है, तो मैंने बोला स्विमिंग सिखा दो उसको, खुद से बाथिंग करना सिखाओ, खुद से ड्रेसिंग करना सिखाओ। अगर आपका बेटा बोलता है कि मैम उसको ना पसंद है पापा के जैसे ऑफिस जाना, वो खेलता है आके, अच्छा है मोनोपोली गेम ला के सिखाओ, जिसमें पैसे का यूज कैसे करता है, बिजनेस सेंस कैसे डेवलप होती है, वैसे गेम्स खेलो उसके साथ। बिकॉज अभी आर्टिफिशियल करेंसी आते हैं अपने पास, वो करेंसी गेम्स खेलो उसके साथ, तो आप उसको चैनलाइज करोगे जैसे जैसे, वो खुद ही इंडिपेंडेंट बनना सीख जाएंगे। ठीक है। एक सवाल जो बड़ा मतलब अलग अलग तरीके से अगेन पूछा गया है, और वो है कि किस स्कूल में बच्चे को डाला जाए, कौन से एजुकेशन सिस्टम में डाला जाए जो उसके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स आ गए हैं आजकल, और स्कूल्स भी काफ़ी सारे ये सारे सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं। तो उसमें तो मैं ऐसा कहूंगी आजकल बहुत प्रेशर है पेरेंट्स पे ये कि मैं बच्चों को कौन से स्कूल में डालूं। हाँ, तो उस पे ना पहले तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट है बोर्ड समझो। जी, बहुत सारे बोर्ड्स अभी अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको कॉमन बोर्ड्स के एग्जांपल दिखाऊं तो गुजरात बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड, या फिर सीबीएसई बोर्ड, जी, या फिर आईसीएसई बोर्ड, या फिर इंटरनेशनल बोर्ड या कैम्ब्रिज बोर्ड। तो ये कॉमनली अवेलेबल बोर्ड्स हैं। तो पहले आप समझो कि आपको कौन से बोर्ड्स में रखना है। अगर आपको चाहिए ट्रेडिशनल मेथड से पढ़े जैसे हम बड़े हुए तो उसको स्टेट बोर्ड में डालो।
अगर आपको चाहिए कि नहीं थोड़ा सा शायद हो सकता है कि मेरा जॉब ट्रांसफर हो सकता है या कहीं मैं इंडिया में या इंडियन बेस्ड एजुकेशन देना है मुझे, तो सीबीएसई बोर्ड में डाल दो। फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों का कॉम्बिनेशन देना है तो आईसीएसई बोर्ड में डाल दो। या फिर आपको लगता है कि नहीं जो ट्रेडिशनल मेथड था मैंने समझा वो तो बहुत गलत था, तो फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे उसको प्रैक्टिकल वे में ही सिखाना है, तो फिर इंटरनेशनल बोर्ड या कैम्ब्रिज बोर्ड में डाल दो। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैम हम स्कूल कैसे सिलेक्ट करें, तो स्कूल के लिए मैं बच्चों पेरेंट्स को 3 क्राइटेरिया देती हूँ। सबसे पहला है बोर्ड सिलेक्ट कर दो, दूसरा है कि सबके पास अपना ओन ओपिनियन होता है कि मुझे उसको दूर भेजना है, डिस्टेंस कितना रखना है स्कूल और घर के बीच। तो आप डिस्टेंस मेजर करो कि आपको कौन सा स्कूल पसंद है और उसका डिस्टेंस कैसे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। एक क्राइटेरिया बोर्ड, दूसरा क्राइटेरिया डिस्टेंस एंड तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है फी स्ट्रक्चर। आजकल के बहुत वास्ट डिफरेंस फी स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप फी स्ट्रक्चर चेक कर लो, उससे आप खुद ही एक शॉर्ट लिस्ट पे आ जाओगे कि आपको कौन से स्कूल में रखना है। ठीक है, राइट। तीसरा सवाल है कि आजकल कॉस्ट ऑफ रेजिंग द किड्स इज वेरी हाई, इतनी ज्यादा है कि दोनों पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते कई बार, और अगर जिसके एक बच्चा तो फिर भी मैनेज हो जाता है, 2 हो जाए तो और टफ हो जाता है, एंड कभी कभी 3 हो जाते हैं, इट इज ट्विंस हो गए, एक सिंगल बच्चा हो गया, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स। और फिर तीनों बच्चों की एनर्जी को मैनेज करना और इनकम मैनेज करना ताकि उन तीनों को अच्छी शिक्षा दे पाए। ऐसा तो होता नहीं है कि माँ बाप के लिए तीनों बच्चों के साथ कुछ ना कुछ खिलवा के पहले वाले को अच्छा दे दो, दूसरे वाले को थोड़ा कम दो, तीसरे वाले को और थोड़ा कम दे दो, ये तो हो नहीं सकता। सबको इक्वल, अपनी तरफ से तो इक्वल प्यार देना है। बिकॉज वो कैसे मैनेज करें? उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चा जब बर्थ होता है ना, एसआईपी प्लान कर लो हायर एजुकेशन की। एक तो चीज ये करो, दूसरा ये है कि अगर मैं बोर्ड भी बोलूँ ना तो 2 तरीके के, जैसे गुजरात बोर्ड मैं एग्जांपल ले रही हूँ, उसमें एक है गवर्नमेंट ग्रांट स्कूल और एक है सेल्फ फाइनेंस स्कूल, तो दोनों का फीस स्ट्रक्चर्स में बहुत डिफरेंस है। तो पहले चेक कर लो कि आपको 12th तक का ये फीस आएगा, तो उस हिसाब से उसका स्कूल सिलेक्ट करो। ऑफ कोर्स आपको जब छोटा होता है तो लगता है मुझे बेस्ट देना है, पर वो जो 5th 6th तक पहुंचेगा ना, तब तक आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है। तो आप लंबा सोचो 12th तक का, एंड फिर आपके फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको डिवाइड करो। तीसरा है टॉयज पे ज्यादा खर्चा मत करो। बहुत सारे टॉयज डीआईवाई हो सकते हैं। डीआईवाई मतलब खुद से बन सकते हैं, खुद से ही टूटा हुआ। जैसे मैं बोल दूं घर पे कोई चम्मच टूटी है तो बच्चों का पजल बन गया, उसके लिए कुछ अलग पजल लाने की जरूरत नहीं है। या फिर घर पे कोई लॉक या स्क्रू टूटा है या उसको डिसमिस दे दो, बच्चे से तो उससे भी खेलना बहुत पसंद है, तो आप उसको वैसे दे सकते हो। तीसरा सिखाओ रिसाइकल रीयूज, जैसे बड़ा बच्चा है उसका रीयूज कर ही सकते हो, या स्टेशनरीज स्कूल्स के नेक्स्ट ईयर रीयूज कर सकते हो। आजकल बहुत ओल्ड फैशन हो गया है पेन में रिफिल डालना, जो हम तो बहुत आसानी से कर लेते थे, जो आज बच्चे नहीं करते। तो उसको पहले से वो सिखाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये सारी चीजें। ठीक है। आजकल क्योंकि फैमिली न्यूक्लियर हो चुकी है, उसका इफेक्ट बच्चों पे कितना बड़ा हुआ? इफेक्ट तो पड़ता ही है। देखो दादा दादी के जो स्टोरीज थे वो आप पे नहीं होता, पर अभी ऐसा है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स माइग्रेट होके कहीं और सिटी से यहाँ पे आए हैं, या फिर स्पेस की वजह से वो लोग न्यूक्लियर हो गए। तो ऐसे टाइम पे आप दूसरे बच्चों के साथ उनके साथ रहो, या फिर आप खुद उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। कई बार नए स्टोरीज के साथ ओल्ड स्टोरीज का भी इन्वॉल्वमेंट रखो, या फिर उनको थोड़ा सा इंटरैक्टिव के लिए आप स्पोर्ट्स के लिए बाहर भेज सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सको। तो ये सारे चीजें से सॉल्यूशंस उनको दूसरे बच्चों के साथ मिलके भी ये सॉल्यूशंस हो सकता है। और एक जो क्वेश्चन है वो कि बच्चा पढ़ता नहीं है और हर किसी को अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है ना? तो क्या किया जाए? हाँ, तो उसका तो एक ही चीज है, बच्चा तो पढ़ता है पर आप जैसे समझते हो वैसे नहीं पढ़ता। ओके, सही। मैं ऐसा मानती हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने
अपब्रिंगिंग पे कॉन्फिडेंस रखो कि वो जितना करेगा बेस्ट ही करेगा, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत अच्छे से टाइम दिया है। और उसका ये है कि उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें डालो तो वो खुद ही पढ़ने लगेगा। तो बच्चा तो पढ़ता है, आप अगर सिर्फ समझोगे कि बुक्स लेके नहीं बैठा है तो वो पढ़ना होता है। तो पढ़ने का मतलब सिर्फ बुक्स नहीं होता है। अगर बच्चा का स्किल्स बहुत पावरफुल है, बाकी का चीज नोटिस कर रहा है, तो वो पढ़ तो रहा ही है। अगर उसको सोशल स्किल्स बहुत पावरफुल है, उसको कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है, वो मेहमान आता है घर पे तो उसके साथ बैठ जाता है, तो अच्छा है उसको कम्युनिकेशन स्किल्स में डालो। अगर लड़कियां है तो आजकल बहुत कॉमन है कि मैम उसको तो ये बूट्स भी चाहिए, वैसे भी बूट्स चाहिए, तो हम कहाँ से किए, और ये पढ़ने की जगह पूरा दिन रेडी होती रहे, तो उसको फैशन में डाल दो। आप अपने हिसाब से मत सोचो, अपने थॉट्स बच्चों पे मत थोपो। उन ये वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी बनाने दो। एक पेरेंट ने लिखा है कि मैंने, बिकॉज माना जाता है कि बचपन में ही बच्चे को सब बता देना चाहिए। तो मेरा थर्ड स्टैंडर्ड में मेरा बेटा पढ़ता है और हमने उसको अभी से बता दिया है कि उसको नीट की एग्जाम क्लियर करने की है। इज दैट राइट और रॉन्ग? मैंने ये तक सुना है कि बच्चा जब छोटा होता है 1 या 2 साल का, तब आपको बच्चे को जो बनाना होता है ना, वो उनके कान में रोज बोलो, तो बच्चा बड़ा होके वो ही बनेगा। वो नहीं होता है, बच्चे को क्या बनना है बच्चे को डिसाइड करने दो। अपने थॉट्स मत थोपो, इंजीनियर बन के निकलो, डॉक्टर बन के निकलो। पर अगर ऐसा होता तो जैसे मैंने बोला, आज सुनीता विलियम्स उसमें नहीं होती, वो उसकी माँ ने बोला होता नहीं बेटा घर पे बैठ के तुमको शेफ ही बनना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। उसको अपना रास्ता खुद डिसाइड करने दो बस। आप उनका एक वे हो, आप उनकी लाइफ नहीं हो, आप उनका एक वे हो, ये डिफरेंस आप समझो। ठीक है, फाइन मैम, बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग रहा। हम अब पॉडकास्ट के नज़दीक, ख़त्म होने के नज़दीक आ रहे हैं। दो चीज़ें रह जाती हैं जो हम आपसे बात करना चाहते हैं। एक, शिप्रा मैम, आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, बच्चों की ज़िंदगी बचपन से ही आप उस संवारने का जो आपका बीड़ा है उसके ऊपर काम कर रही हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हर एक इंसान, यू नो, एक ऑर्डिनरी इंसान होता है और कहीं जाके ये डिसाइड करता है कि मुझे अब ऑर्डिनरी नहीं रहना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। तो शिप्रा मैम का स्कूप, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कोड है वो क्या है? सक्सेस तो यही है कि मेरा पैशन जी। बच्चों के साथ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये मोस्ट नॉन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जहां मैंने कॉरपोरेट में काम किया है। कॉरपोरेट में पॉलिटिक्स बहुत होती है तब जब, और पूरा रिवर्स होता है यहाँ पे क्राइटेरिया। बच्चों में तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होता। कभी पॉलिटिक्स होता ही नहीं है, ऊपर से आपको काम पसंद आता है। तो मैं ये मानती हूँ कि आप वो ही काम करो जो आपको पसंद है। मैं भी पूरी दुनिया में सारे फील्ड्स ट्राई करके इस पे ही पिछले 15 साल से अटकी हूँ। ये सबसे मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का लाइफ का किसी फील्ड का, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये पसंद है और आपका पैशन है, तो आपके पैशन को ही फॉलो करो। ओके, फाइन, ठीक है। और अब लास्ट सेशन है, हम ओपन फोरम करते हैं जिसमें आपको 1 मिनट आप अपने ऑडियंस से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जो भी आपको कहना है। मैं ऑडियंस से सबसे पहले तो बोलूंगी थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे, बहुत सारे पेरेंट्स के भी वही क्वेश्चंस थे, तो मेरे ख्याल से आपको सबसे ज्यादा तो सॉल्यूशन मिल गया होगा। आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो इसमें लिख तो सकते हो, जो मैं बेस्ट पॉसिबल आपको आंसर करने का ट्राई करूंगी। पर मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि सारे बच्चे डिफरेंट हैं। आज मैं खुद का भी एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि मैं 12th स्टैंडर्ड तक बहुत एवरेज किड थी। आज मैं किसी को जाके बताती हूँ तो मानता नहीं है। मेरे स्कूल फ्रेंड सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं बहुत एवरेज किड थी, मैं बहुत शाय थी। जब आज मुझे सब लोग ऐसे जानते हैं कि मैम आप कैसे शाय हो सकते थे, जब आप तो आउटर वर्ल्ड से एकदम कनेक्ट कर लेते हो, या फिर आप इतना सारा डिग्रीज लिया, तो फिर आप कैसे एवरेज किड थे। वो इसलिए हुआ क्योंकि 12th तक मेरे माँ बाप को टेंशन था कि मैं पढ़ूंगी नहीं। जैसे ही उन्होंने टेंशन छोड़ा मेरे पाया, तो फिर मुझे पढ़ना अच्छा लगने लगा। फिर मुझे लगा नॉलेज लेना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि बच्चे आर लाइक वाटर, मेरा नाम भी वाटर ही है, वाटर के जैसे उनको बहने दो।
वो लोग खुद ही अपना रास्ता ढूंढेंगे। प्लीज उन पे कोई प्रेशर मत डालो। मैं खुद बच्चों पे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ पेरेंट्स से, और मैं खुद ये बोलती हूँ कि पेरेंट्स को जितना प्रॉब्लम लगता है उतना प्रॉब्लम कभी होता ही नहीं है। तो आप बच्चों को ट्रस्ट करो। कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने या सॉल्यूशन लेने में। सारे लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन होता ही है। तो मैं बस इतना बात बोलूंगी कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, अपने पे भरोसा करो और अपने अपब्रिंगिंग पे भी भरोसा करो। ओके, थैंक यू। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी कुछ इंसाइट्स आपने प्रोवाइड किए हैं, एक बच्चे को कैसे मतलब उसका बचपन कैसे हमें बिताना चाहिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। और हम बार बार आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे क्योंकि आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देखने के बाद में काफ़ी पेरेंट्स हमको बहुत सारे सवाल पूछेंगे, उन सवालों के जवाब आपसे ज़रूर लेते रहेंगे। हाँ, मैं बहुत खुश होंगी आंसर देने के लिए। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सो मच।